सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुरीवाल सर यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे पी खंड के तत्वों का और इस लेसन के हमारे 24 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। आज इस लेसन का हमारा पार्ट रहेगा 25, ये अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 25। और हम अध्ययन कर रहे थे पी खंड में वर्ग 17 के तत्वों का। आज अपन इस वीडियो में वर्ग 17 के दो महत्वपूर्ण यौगिकों का अध्ययन करेंगे। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल। तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। देखो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को प्राप्त किया था ग्लेबर नामक वैज्ञानिक ने। क्या कहेंगे हम? सर्वप्रथम सोलह सौ अड़तालीस में ग्लेबर नामक वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक का नाम है ग्लेबर नामक वैज्ञानिक, ग्लेबर नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को प्राप्त किया था। HCl को प्राप्त किया था। यानी ग्लेबर नामक वैज्ञानिक ने जो साधारण नमक है, जिसे हम खाने का नमक कहते हैं, साधारण नमक की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाकर HCl को प्राप्त किया था। यानी साधारण नमक क्या होता है? NaCl, इसकी अभिक्रिया करवाई थी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी H2SO4। ये है साधारण नमक। साधारण नमक कह सकते हैं, खाने का नमक कह सकते हैं, रॉक साल्ट कह सकते हैं, या टेबल साल्ट भी इसे कहते हैं। तो ग्लेबर नामक वैज्ञानिक ने साधारण नमक की अभिक्रिया करवाई थी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और HCl को बनाया था। देखो क्या बनेगा? पहले बनेगा NaHSO4 और साथ में HCl, यानी सोडियम बाई सल्फेट। क्या बन गया? सोडियम बाई सल्फेट। और ये हमारा क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो इसे हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, या फिर सोडियम बाई सल्फेट। साथ में क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो ये सोडियम बाई सल्फेट NaHSO4 पुनः है साधारण नमक के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा? देखो ये H और Cl, HCl बाहर निकल जाएगा और Na2SO4 और साथ में HCl। अब क्या बना है? अब बना है सोडियम सल्फेट। यहाँ पर तापमान रहेगा 420 केल्विन। अब देखो
ग्लेबर नामक वैज्ञानिक ने साधारण नमक की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई तो पहले क्या प्राप्त हुआ, सोडियम बाइसल्फेट और साथ में HCl। फिर इस सोडियम बाइसल्फेट की अभिक्रिया पुनः साधारण नमक के साथ करवाई तो हमें HCl प्राप्त हुआ। अब देखो ये जो बनाने की विधि है ये ही HCl के बनाने की प्रयोगशाला विधि है, यानी अपन कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में HCl को इसी विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो ये प्रयोगशाला विधि भी हो गई, HCl के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो आप इसको ध्यान में रखोगे। तो ये तो हो गया इसका निर्माण। सबसे पहले निर्माण किसने किया, 1648 में ग्लेबर नामक वैज्ञानिक ने साधारण नमक की अभिक्रिया करवाई सांद्र H2SO4 के साथ, HCl प्राप्त किया। जब हम प्रयोगशाला में HCl का निर्माण करते हैं तो इसी विधि के द्वारा HCl बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं गुणों की। गुणों में हम सबसे पहले ले रहे हैं HCl के भौतिक गुण। HCl के भौतिक गुण, देखो भौतिक गुणों में हम क्या कहेंगे कि HCl एक रंगहीन, HCl एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। देखो जब यह शुष्क अवस्था में होगी तब तो होगी गैस, इस बात को आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लोगे। और जब यह जल में घुलेगी तो क्या बनाएगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। दूसरा भौतिक गुण हम ले सकते हैं HCl जल में अत्यंत घुलनशील होती है। क्या कहेंगे, अत्यंत घुलनशील होती है, अत्यंत घुलनशील होती है तथा जल में घुलकर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। इंपॉर्टेंट बात है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। क्या कहा, HCl जल में अत्यंत घुलनशील होती है तथा जल में घुलकर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि शुष्क अवस्था में यह क्या होगी, गैस। अगला भौतिक गुण हम ले सकते हैं इसका गलनांक। इसका गलनांक 159 केल्विन होता है, 159। और अगर हम इसके कवथनांक की बात करें तो क्या कहेंगे, इसका कवथनांक 189 केल्विन होता है। तो ये हो गए इसके भौतिक गुणधर्म। अब देखो एक बात आपको मैं बता दूं कि जो HCl हम बनाते हैं इसको शुष्क कैसे करते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करके इसको शुष्क किया जाता है। तो आप उस बात को भी आप स्टार लगा के लिख लो। HCl को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करके शुष्क किया जाता है, शुष्क किया जाता है। यानी बात सीधी सी ये है कि अगर HCl को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो नमी है
वो हट जाती है और HCl हमें शुष्क अवस्था में प्राप्त होती है जो गैस अवस्था में होती है। तो ये इसके भौतिक गुणधर्म हो गए। अब हम चर्चा करते हैं HCl के रासायनिक गुणधर्मों की। HCl के रासायनिक गुणधर्म, हमने भौतिक गुणधर्म देख लिए, HCl का निर्माण देख लिया। अब हम HCl के रासायनिक गुणधर्मों की चर्चा करते हैं। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? HCl के रासायनिक गुणधर्म। HCl के रासायनिक गुणधर्म। देखो, HCl के रासायनिक गुणधर्मों में हम क्या कह सकते हैं कि HCl जल में आयनित होकर परबल अम्ल की भांति व्यवहार करती है। क्या कहेंगे? HCl जल में आयनित होकर, जल में आयनित होकर परबल अम्ल की तरह व्यवहार करती है। परबल अम्ल की तरह व्यवहार करती है। परबल अम्ल की तरह व्यवहार करती है। देखो, ये हमारे पास HCl, ये है जल का अणु, इसके ऊपर दो क्या हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यह H+ इस जल के अणु को देकर क्या बनाएगी? H3O पॉजिटिव। एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके ऊपर उपस्थित है और साथ में Cl नेगेटिव। यानी एक तो बनाएगी ये हाइड्रोनियम आयन। क्या कहेंगे इसे? हाइड्रोनियम आयन। और साथ में क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। अगर हम इसके वियोजन स्थिरांक की बात करें Ka, तो इसका वियोजन स्थिरांक होता है 10⁷। देखो, घात यहाँ पर पॉजिटिव है, Ka यहाँ पे क्या है? इसका वियोजन स्थिरांक, यानी इसके वियोजन स्थिरांक का मान उच्च है और इसके वियोजन स्थिरांक का उच्च मान यह दर्शाता है कि HCl एक परबल अम्ल है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसके वियोजन स्थिरांक, इसके वियोजन स्थिरांक के उच्च मान से स्पष्ट है, के उच्च मान से स्पष्ट है कि HCl एक परबल अम्ल होता है। क्या कहेंगे? HCl एक परबल अम्ल होता है। HCl एक परबल अम्ल होता है। इसके वियोजन स्थिरांक के उच्च मान से स्पष्ट है कि HCl एक परबल अम्ल होता है। तो ये तो हो गया HCl का पहला रासायनिक गुणधर्म, यानी HCl जल में आयनित होकर परबल अम्ल की तरह व्यवहार करती है। अब देखो, दूसरी अपन इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाएं। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ध्यान से समझना आप। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, तो देखो HCl अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर, ये रही अमोनिया, अमोनिया और ये हमारी HCl गैस। तो क्या बनाएगी? ये बनाएगी NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के श्वेत धूम्र, श्वेत धूम्र बनाती है। और इस अभिक्रिया का उपयोग इंपॉर्टेंट है भाई, इस
अभिक्रिया का उपयोग, ध्यान से समझना आप, इस अभिक्रिया का उपयोग, देखो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अमोनियम क्लोराइड के क्या बनाएगी ये, श्वेत धूम्र, श्वेत धूम्र। और इस अभिक्रिया का उपयोग इंपॉर्टेंट है, इस अभिक्रिया का उपयोग HCl की पहचान करने में किया जाता है, HCl की पहचान करने में किया जाता है, पहचान करने में किया जाता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया का उपयोग HCl के परीक्षण में करते हैं। देखो कैसे करते हैं, मान लो हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, ये है टेस्ट ट्यूब और इसमें गैस निकल रही है, क्या निकल रही है, गैस। अब हमें ये जांच करनी है कि ये निकलने वाली गैस HCl गैस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कांच की छड़ लेंगे, कांच की रोड, इस कांच की छड़ को हम अमोनिया में भिगोएंगे, यानी ये क्या है, ये है अमोनिया में भीगी, अमोनिया में भीगी कांच की छड़, कांच की छड़। अब देखो इधर से क्या निकल रही है, HCl गैस। अगर यह HCl गैस है तो इस कांच की छड़ पर श्वेत धूम्र उत्पन्न होंगे। अगर श्वेत धूम्र उत्पन्न हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि निकलने वाली गैस कौन सी गैस है, HCl गैस है। कांच की छड़ को हमने अमोनिया में भिगोकर इस परख नली के मुंह के ऊपर रखी। अगर इस कांच की छड़ पर श्वेत धूम्र बन रहे हैं, श्वेत धूम्र उत्पन्न हो रहे हैं, और वो श्वेत धूम्र किसके हैं, अमोनियम क्लोराइड के हैं, इसका मतलब परख नली में निकलने वाली गैस कौन सी गैस होगी, HCl गैस। तो इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग HCl की पहचान करने में किया जाता है। तो ये HCl के दो रासायनिक गुण हो गई। अब हम नेक्स्ट रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट जो रासायनिक गुणधर्म आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट रासायनिक गुणधर्म है। थर्ड नंबर, देखो अपन क्या कहेंगे, 3 भाग HCl, 3 भाग HCl प्लस 1 भाग HNO3, HNO3, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, इसका जो मिश्रण है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं, अम्लराज। देखो इसकी चर्चा हमने पीछे के वीडियो में भी की है, यानी इसे हम कहते हैं एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे, हिंदी में भी मैं लिख रहा हूं एक्वा रेजिया, अम्लराज। किसे कहते हैं, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। ये ऐसे कह सकते हैं कि 3 आयतन HCl और 1 आयतन HNO3 का मिश्रण क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया। अब देखो यह एक्वा रेजिया इतना प्रबल होता है कि इसमें सोना और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं भी घुल जाती हैं। यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया इतना प्रबल होता है, इतना प्रबल होता है कि इसमें सोना
प्लेटिनम, सोना प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं भी, अक्रिय धातुएं भी घुल जाती हैं, घुल जाती हैं। क्या कहा? एक्वा रेजिया इतना प्रबल होता है कि इसमें सोना प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुएं भी घुल जाती हैं। अब देखो किस प्रकार से यह एक्वा रेजिया सोना और प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखो 3HCl प्लस HNO3, तो एक तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा NOCl, साथ में 2H2O और साथ में 3 Cl थे, एक Cl काम आ गया 2Cl। देखो इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल क्लोराइड, और इसे हम टिल्डेन रिएजेंट भी कहते हैं, टिल्डेन अभिकर्मक। अब देखो एक तो बना NOCl, 2 जल के अणु और 2Cl, ये है नवजात क्लोरीन। क्या है? नवजात क्लोरीन। और यह नवजात क्लोरीन ही सोना व प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया कर उनको घोलने में क्या होती है? सक्षम। देखो किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो ये रहा हमारा सोना प्लस ये नवजात क्लोरीन, और क्या बनाएगा? AuCl3, इसे कहते हैं ओरिक क्लोराइड। क्या कहते हैं? ओरिक क्लोराइड। और अब यह ओरिक क्लोराइड पुनः HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, AuCl3 AuCl3 प्लस HCl, तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा एक ऋणायन AuCl4 माइनस और प्लस Cl माइनस। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि एक्वा रेजिया सोने के साथ अभिक्रिया कर लेता है और एक ऋणायन का निर्माण होता है। इसी प्रकार प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया होती है। देखो कैसे होगी? Pt प्लस 4Cl, ये क्या है? देखो ये नवजात क्लोरीन है, नवजात क्लोरीन, और ये भी क्या है? नवजात क्लोरीन, नवजात क्लोरीन। तो क्या बनेगा? पहले बनेगा PtCl4, फिर यह PtCl4 वापस HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? PtCl6 2 माइनस और साथ में प्लस 2H प्लस। ये लो, यानी ये भी क्या बना है? ऋणायन, और ये भी क्या बन गया? ऋणायन। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक्वा रेजिया सोना व प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। तो ये इसका तीसरा रासायनिक गुण हो गया। इंपॉर्टेंट है भाई, एक्वा रेजिया को आप ध्यान में रखोगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रासायनिक गुणधर्म की। देखो नेक्स्ट रासायनिक गुण में हम क्या कह सकते हैं कि HCl दुर्बल अम्लों के लवणों को विघटित कर देता है। 4 नंबर क्या कहेंगे? HCl दुर्बल अम्लों के लवणों को विघटित या अपघटित, दुर्बल अम्लों के लवणों को
विघटित कर देता है, कर देता है। देखो कैसे करेगा, मैं ले लूं यहां पर Na2SO4, Na2SO4 और साथ में HCl, 2HCl, 2HCl। अब देखो 2 सोडियम और 2 Cl, इसका मतलब 2NaCl, 2NaCl। देखो मैं अपन यहां पे कार्बोनेट की बात करें, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लें, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो आप 2 Na 2 Cl, तो 2 तो NaCl। अब देखो 2 H और 1 ऑक्सीजन, यानी एक बनेगा H2 और साथ में कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। तो ये एक दुर्बल अम्ल का लवण था सोडियम कार्बोनेट, ये HCl के साथ अभिक्रिया करके विघटित हो जाता है। और ये कहा मैंने कि HCl दुर्बल अम्लों के लवणों को विघटित कर देता है। इसी प्रकार अपन लें NaHCO3, देखो ये क्या है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसकी अभिक्रिया हम करवाएं HCl के साथ। तो देखो एक Cl एक Na, एक तो क्या बनेगा NaCl और साथ में H2O, H2O, यानी एक H ये और एक H ये, और ऑक्सीजन यहाँ से आएगा और साथ में वही क्या बनेगी, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसी प्रकार अपन ने Na2SO3 लें, यानी सोडियम सल्फाइड, क्या है ये, सोडियम सल्फाइड। इसकी अभिक्रिया हम HCl के साथ करवाएं, तो देखो 2HCl, तो 2 तो क्या बनेंगे NaCl और साथ में वही एक जल का अणु H2O, और साथ में देखो आपकी बार सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, यानी यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और यहाँ पर बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड। तो अपन कह सकते हैं कि HCl दुर्बल अम्लों के लवणों को विघटित कर देता है। ये तो हो गए HCl के रासायनिक गुणधर्म। अब हम HCl के उपयोग की चर्चा करते हैं कि HCl के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग, HCl के उपयोग। HCl के उपयोग, HCl के उपयोग। देखो पहला उपयोग क्या है HCl का, हम कह सकते हैं प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। क्या कहेंगे, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। इसके अलावा अपन कह सकते हैं क्लोरीन के निर्माण में, क्या कहेंगे, क्लोरीन के निर्माण में। इसके अलावा अपन कह सकते हैं औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में।
देखो सबसे पहले हमने क्या कहा, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, क्लोरीन के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में। तो ये हो गए HCl के उपयोग। यानी इस आज के वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम ले रहे दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस आज के वीडियो का वो है हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल। हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल, हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल, यानी अपन कह सकते हैं ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, हैलोजन्स। यानी हैलोजन कौन कौन से ऑक्सो अम्लों का निर्माण करते हैं, इनका अध्ययन हम अब करेंगे। देखो हैलोजनों की अगर हम बात करें तो जो फ्लोरीन होता है इसका आकार छोटा होता है और उच्च विद्युत ऋणता होती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन में ऑक्सो अम्ल बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फ्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणता, उच्च विद्युत ऋणता व छोटा आकार होने के कारण इसमें ऑक्सो अम्ल बनाने की प्रवृत्ति, इसमें ऑक्सो अम्ल बनाने की प्रवृत्ति, ऑक्सो अम्ल बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। कारण मैंने क्या बताया कि इसकी उच्च विद्युत ऋणता होती है, आकार छोटा होता है, इसलिए इसमें ऑक्सो अम्ल बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। अब देखो हैलोजनों के ऑक्सो अम्लों में हैलोजनों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो होती है +1, +3, +5 और +7। यानी अपन कह सकते हैं कि हैलोजनों के द्वारा बनाए गए ऑक्सो अम्लों में हैलोजन +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन इस +1 ऑक्सीकरण अवस्था का अपवाद है, और वो अपवाद क्या है, फ्लोरीन के ऑक्सो अम्ल, फ्लोरीन के ऑक्सो अम्ल। क्या कहा, इस +1 ऑक्सीकरण अवस्था का एक अपवाद है फ्लोरीन के ऑक्सो अम्ल। यानी हम क्या कहेंगे, फ्लोरीन के ऑक्सो अम्लों में फ्लोरीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। यानी +1 की बजाय फ्लोरीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कारण क्या है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, इसलिए यह -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। फिर अपन कह सकते हैं कि फ्लोरीन केवल क्या कहेंगे, हाइपो फ्लुओरस अम्ल बनाता है। हाइपो फ्लुओरस सूत्र होता है इसका HOF। फ्लोरीन केवल हाइपोफ्लुओरस अम्ल
बनाता है। देखो इस बात की चर्चा हमने स्टार्टिंग में कर ली कि फ्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणता व छोटा आकार होने के कारण इसमें ऑक्सो अम्ल बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। ये केवल क्या बनाएगा, हाइपोफ्लोरस अम्ल, और इसमें यह -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब हम हैलोजनों के द्वारा बनाए गए ऑक्सो अम्लों की चर्चा करते हैं। देखते हैं कि हैलोजन कौन कौन से ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। देखो इधर तो मैं ले लूँ फ्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर ब्रोमीन और इधर आयोडीन। 1 3 5 और 7। देखो अभी हमने फ्लोरीन की बात की कि फ्लोरीन तो केवल HOF ही बनाता है, वो भी -1 ऑक्सीकरण अवस्था में। ये ऑक्सीकरण अवस्था लिखी मैंने 1 3 5 और 7। 3 में नहीं बनाएगा, 5 में भी नहीं बनाएगा और 7 में भी नहीं बनाएगा। क्लोरीन की बात करें तो ये क्या बनाएगा, देखो HOCl। 3 में क्या बनाएगा, ये HOClO। 5 में क्या बनाएगा, HClO2 और 7 में क्या बनाएगा, HCl। देखो HOClO2 है, HOClO2। यहाँ पर क्या बनाएगा, ये 7 में HOClO3। अब देखो बात करते हैं ब्रोमीन की। ब्रोमीन 1 में क्या बनाएगा, HOBr। लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन 3 नहीं बनाते हैं, 3 नहीं बनाते हैं। क्या बनाएंगे, ये एक तो HOBr और एक बनाएंगे HOBrO2 5 में, और 7 में HOBrO3। इसी प्रकार आयोडीन की बात करें तो आयोडीन क्या बनाएगा, HOI3 नहीं बनाएगा आयोडीन भी। फिर क्या बनाएगा, ये HOIO2 और फिर 7 में क्या बनाएगा, HOIO3। अब देखो इनके अपन नाम लिखें, देखो नाम क्या हैं। इसकी बात करूं मैं, ये तो क्या है, ये तो है हाइपो, क्या कहेंगे, हाइपोफ्लोरस एसिड। इसकी बात करें तो ये क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। ये क्या है, क्लोरस, क्या कहेंगे, क्लोरस एसिड। ये क्या है, क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक एसिड। और इसकी बात करें तो ये क्या है, परक्लोरिक अम्ल, क्या कहेंगे, परक्लोरिक एसिड। इसी प्रकार इसकी बात करें तो ये क्या होगा, ये होगा हाइपोब्रोमस एसिड। फिर ये 3 में अम्ल नहीं बनाता है, ये क्या है, ब्रोमिक, क्या कहेंगे, ब्रोमिक एसिड। और ये है परब्रोमिक, क्या कहेंगे, परब्रोमिक एसिड। फिर बात करें इसकी, ये है हाइपो, क्या कहेंगे, हाइपो आयोडस अम्ल। ये क्या है, आयोडिक, क्या कहेंगे, आयोडिक अम्ल। और ये क्या है, पर आयोडिक अम्ल। तो देखो ये हो गए हमारे हैलोजनों के द्वारा बनाए गए ऑक्सो अम्ल। आप ध्यान से इनको एक बार लिखेंगे और याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखो +1 में बनाएगा केवल फ्लोरीन HOF, हाइपोफ्लोरस एसिड। 3 5 7 में यह ऑक्सो अम्लों का निर्माण नहीं करता है। क्लोरीन
1 में भी बनाता है, 3 में भी बनाता है, 5 में भी और 7 में भी है, ऑक्सो अम्लों का निर्माण करता है। HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, HOClO क्लोरस एसिड, HOClO2 क्लोरिक एसिड और HOClO3 पर क्लोरिक अम्ल। इसी प्रकार ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन 1 में बनाएगा HOBr यानी हाइपोब्रोमस एसिड, 3 में यह अम्ल का निर्माण नहीं करता है, 5 में क्या बनाएगा HOBrO2 यानी ब्रोमिक एसिड और 7 में यह बनाएगा HOBrO3 यानी पर ब्रोमिक एसिड। और यही कहानी आयोडीन में, आयोडीन क्या बनाएगा HOI हाइपो आयोडस एसिड, फिर 3 में यह ऑक्सो अम्ल नहीं बनाता है, 5 में बनाएगा HOiO2 यानी आयोडिक अम्ल और 7 में HOiO3 यानी पर आयोडिक अम्ल। तो ये हो गए हमारे हैलोजनों के द्वारा बनाए गए ऑक्सो अम्ल। आपको नाम का पता होना चाहिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल पूछे जा चुके हैं। अब हम देखो, हम इनकी संरचना की बात करते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है। तो हम क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों की संरचना देखते हैं, इनकी संरचना। क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों की संरचना। देखो पहला हमने कौन सा देखा, यहां पर लिख रहा हूं मैं HOCl, नाम क्या है इसका हाइपोक्लोरस एसिड। देखो इसकी संरचना कैसी होती है OCl और HOCl। अब देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, या अपन ऐसा कह सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन शेष हैं। अगर इस Cl की बात करें तो Cl पर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। तो ये तो होगी संरचना किसकी HOCl की। अब हम ले रहे हैं दूसरा है हमारा क्या HOClO। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HClO2, क्योंकि O कितने हो गए 2 गए। नाम क्या है इसका क्लोरस, क्या कहेंगे क्लोरस एसिड, क्लोरस अम्ल। और इसकी संरचना देखो कैसी होगी, इसकी संरचना होगी OCl और H और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। इसके ऊपर तो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इसकी बात करें तो अब इसके ऊपर केवल 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसके ऊपर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। यानी ये संरचना होगी हमारी HOClO की, HOClO। अब हम ले रहे हैं तीसरा हमारा क्या रहेगा HOClO2, या हम इसे क्या लिख सकते हैं HClO3, और इसका नाम है क्लोरिक एसिड। क्या कहेंगे क्लोरिक एसिड। और इसकी संरचना मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो OCl H डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। इसके ऊपर तो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, इस ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। अब बात करें इस क्लोरीन की, तो इस क्लोरीन पर केवल 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। चौथा मैं यहाँ बनाऊँ, देखो चौथा है हमारा HOClO3, या इसे हम लिख सकते हैं HClO4। नाम क्या है इसका पर
परक्लोरिक एसिड, और परक्लोरिक एसिड की संरचना में यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो OClH, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, यानी इसके ऊपर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और इसके ऊपर भी 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखो इन ऑक्सो अम्लों में यदि हम क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो देखो इसमें क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ एक एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर क्लोरीन +1 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। इसकी बात करें तो देखो एक ऑक्सीजन एकल बंध के द्वारा और ये ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा, तो +1 तो इसकी वजह से और +2 इसकी वजह से, यानी यहाँ पर क्लोरीन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। इसकी बात करें तो देखो +2 +2 +4 हो गया और +1 इसकी वजह से, यानी +5 ऑक्सीकरण अवस्था। और बात करें इसकी तो देखो +2 +2 +2 +1, यानी 2 और 2 4 और 2 6, और ये यानी यहाँ पर क्लोरीन +7 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। तो ये हो गई इनकी संरचना और क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कह सकते हैं या ऑक्सीकरण अवस्था कह सकते हैं। यही स्थिति जो ब्रोमीन के ऑक्सोअम्ल और जो आयोडीन के ऑक्सोअम्ल उनकी संरचना बनती है। फ्लोरीन की हमने बात कर ली कि फ्लोरीन केवल HOF यानी हाइपोफ्लोरस अम्ल बनाता है, उसमें ऑक्सीकरण अवस्था वह -1 दर्शाता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो देखो इस आज के वीडियो में हमने 2 टॉपिकों का अध्ययन कंप्लीट कर लिया। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का हमने अध्ययन किया, दूसरा हमारा टॉपिक था हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।